गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन क्या करेंगे ना, आज अपना अगला चैप्टर अपन प्रोविजन फॉर फाइलिंग आरओआई एंड सेल्फ असेसमेंट का यहाँ पे अपन रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर, रिटर्न ऑफ इनकम किसको फाइल करना पड़ता है, किसको फाइल करना पड़ता है अपना रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये अपन को बताती है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 अपन को ये चीज बताती है कि रिटर्न ऑफ इनकम कंपनी और फर्म्स को फाइल करना मैंडेटरी है, उनको कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। पर अदर जो पर्सन्स है उनके केस में अगर उनका टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, 54 बी, 54 डी, 54 एफ, 54 ई सी, 54 जी, 54 जी ए, इनको क्लेम करने से पहले अगर उनका इनकम कितना ना बेसिक एग्जामेशन से ज्यादा है। बेसिक एग्जामेशन क्या होता है सर? 2.5 लाख रुपए। अगर आप बीएससी फॉलो करते हो तो 3 लाख रुपए आपका बेसिक एग्जामेशन यहाँ पे रहने वाला है। अब अपन रेजिडेंशियल स्टेटस पर तब देखा था ना, रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। अगर इंडिविजुअल वगैरह है तो वो रेजिडेंट में ओआर या एनओआर बनते हैं। अगर आप आर एनओआर हो, मतलब आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, और आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है एज पर द बेसिक एग्जामेशन, मतलब आपका इनकम 2.5 लाख से भी कम है इंडियन सोर्स से, फिर भी आपको क्या बोलता है रिटर्न भरना पड़ सकता है इंडिया में। कब भरना पड़ सकता है? अगर आप क्या हो ना, बेनिफिशियल ओनर हो किसी एसेट के जो कहाँ लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, यानी कि आप किसी कंपनी के आपने शेयर परचेज कर रखे हैं या फिर आपके कोई घर वगैरह है आउटसाइड इंडिया, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ सकता है इंडिया में। या फिर आप किसी बैंक अकाउंट के या फिर किसी अकाउंट के आप साइनिंग अथॉरिटी हो, जो अकाउंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, आउट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है। सेकंड, या फिर आप बेनिफिशियरी हो, या आप क्या हो, बेनिफिशियरी हो किसी एसेट के जो एसेट कहाँ लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम इंडिया में फाइल करना पड़ेगा, उनको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझना, अगर क्या हुआ ना, इफ इनकम इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर, अगर बेनिफिशियल ओनर के हाथ में उसकी इनकम इंक्लूड हो गई है और आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया उसने, तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। अगर बेनिफिशियल ओनर ने फाइल कर दिया तो फिर बेनिफिशियरी को फाइल करने का जरूरत नहीं है। अब ध्यान रखना सर, बेनिफिशियल ओनर क्या होता है? जिसका पैसा लगता है। जिसका क्या लगता है? पैसा लगता है। इंडिविजुअल हु पेड कंसिडरेशन फॉर द एसेट फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, या तो अपने लिए किसी एसेट के लिए कंसिडरेशन पे करता है या किसी और के लिए कंसिडरेशन पे करता है, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। सर बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसके लिए पे किया जाता है, जिसके लिए पे किया जाता है उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। इंडिविजुअल वुड ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम द एसेट बट कंसिडरेशन फॉर सच एसेट पेड बाय द अदर पर्सन, कोई अदर पर्सन उसका कंसिडरेशन पे करता है पर वो बेनिफिट वो उठाता है, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। एग्जांपल ले सकते हैं, मिस्टर ए ने क्या किया ना, एक हाउस परचेज किया 50 लाख का इन द नेम ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के नाम पे। तो इसमें क्या होगा ना, तो मिस्टर ए जो है वो आपका बेनिफिशियल ओनर होगा, और मिस्टर ए है जो मतलब उसकी वाइफ है वो क्या होगी, बेनिफिशियरी होगी, जिसने पे नहीं किया है कंसिडरेशन को, उसके ब्याह पे किसी और बंदे ने पे किया है बट वो क्या कर रही है, बेनिफिट उठा रही है उस एसेट का। अब मेरी बात सुना, गवर्नमेंट ने कहा चाहे आपका इनकम 2.5 लाख से कम हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इन कंडीशन में फॉल करते हो तो आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन? सबसे पहली बात, आपका कोई करंट अकाउंट है एक या उससे ज्यादा, उसमें आपने क्या किया ना, पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट करवाया है, आपने 1 करोड़ से ज्यादा उसमें डिपॉजिट करवाया है, तो आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपका नेट इनकम 2.5 लाख से भी कम आ रहा हो। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपने क्या किया ना, एक या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट है, वहां पर 50 लाख या उससे ज्यादा आपने क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया, तो आपको अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना ही पड़ेगा। और जो ये लिमिट है ना 1 करोड़ 50 लाख की, वो बैंक वाइज चेक की जाएगी, वो ब्रांच वाइज चेक नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई एक यहाँ पे ब्रांच है एक वहां पे ब्रांच है, तो इस ब्रांच में मैंने 25 लाख कराए उस ब्रांच में 35 लाख कराए, तो ये बैंक वाइज चेक होता है टोटल लिमिट, ठीक है। या फिर आप क्या करते हो ना, फॉरेन ट्रेवल पर अगर आप पूरे साल में 2 लाख से ज्यादा खर्चा करते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, अपना अपना रिटर्न मैंडेटरीली आपको फाइल करना पड़ेगा। या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो 1 लाख से ज्यादा पूरे साल में, अगर आप पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप बिजनेस करते हो और आपका ग्रोथ रिसिप्ट कितना है, 60 लाख से ज्यादा है, अगर आपका ग्रोथ रिसिप्ट 60 लाख से ज्यादा है, या फिर 10 लाख से ज्यादा आपका ग्रोथ रिसिप्ट इन केस ऑफ प्रोफेशन, अगर आपका इस लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आपका टीडीएस करता है, अगर आपका टीडीएस करता है 25,000 से ज्यादा, अगर आपको पूरे साल में 25,000 से ज्यादा टीडीएस करता है, 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर आपका टीडीएस करता है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप पता ना टी कॉफी रबर वाले बिजनेस में हो और आपका जो वो उसमें परसेंटेज दे रखा है, उस परसेंटेज से जो आपका बिजनेस इनकम आता है अगर वो 2.5 लाख रुपए से कम है, आपका बेसिक एग्जामेशन से कम है, तो आपको रिटर्न फाइल करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। सर ड्यू डेट क्या आता है रिटर्न का? अगर आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट रहेगा 30th नवंबर, 30th नवंबर। अगर आप इंटर लेवल की बात करें तो अगर आप ये नहीं भी याद रखते तो भी आपका काम बन जाएगा। अगर अपन बात करें, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होता है तो आपके केस में डेट रहने वाला 31 अक्टूबर। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट नहीं होता है, आप एकदम नॉर्मल इंडिविजुअल वगैरह हैं, अदर एसएस हैं, एसएससी हैं, तो आपका केस में आपका ड्यू डेट रहेगा 31
जुलाई आपके केस में ड्यू डेट रहने वाला है। चलिए, अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया तो आपको पता ना डिडक्शन आपको नहीं मिलते हैं, इनकम बेस्ड डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, 80 IA2 80 RRB वाले आपको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलते हैं। अब मेरी बात समझना, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न बाय पोर्चुरी सिविल कोड। अब इसमें क्या होता है ना, अगर आप गोवा में रहते हो, दादरा नगर हवेली में हो या दमन एंड दीव के आप बंदे हो, तो वहां पे क्या होता है ना, सैलरी इनकम है आपका, वो तो जिस बंदे ने कमाया उसी के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। बट उसके अलावा जो भी आपका अदर इनकम रहेगा ना, वो आपका क्या होगा ना, हस्बैंड और वाइफ में इक्वली बांट दिया जाता है, हस्बैंड वाइफ में इक्वली बांट दिया जाता है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कमाया किसी ने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता उनको। पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ आरवाई, कौन कौन सा बंदा है जो रिटर्न फाइल करने के लिए एग्जेम्प्ट है, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो बंदा रिटर्न फाइल करने की उसको जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ लॉस का। रिटर्न ऑफ लॉस का बात करते हैं, रिटर्न ऑफ लॉस फाइल इन द सेम मैनर एज रिटर्न ऑफ इनकम। जैसे आप रिटर्न इनकम का रिटर्न फाइल करते हो ना, वैसे आपको लॉस का रिटर्न फाइल करना है। बट ध्यान रखना, रिटर्न ऑफ लॉस आपको, जैसे अगर आपको लॉस हो रहा है, आपको बिजनेस में आपको लॉस हो गया, तो आपको ड्यू डेट से पहले पहले आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। अगर आप ड्यू डेट से पहले पहले रिटर्न नहीं भरते हो तो आप लॉस को जो आपको हुआ उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। कौन कौन से लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, पीजीबीपी के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस के आपको कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैपिटल गेन से आपको लॉस हो गया, या फिर आपको लॉस हो गया एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेज वाला, ऐसा कैजुअल इनकम से आपको लॉस हो गया है, कैजुअल होता है ना एक्टिविटी से आपको लॉस हो गया है, तो वो वाले लॉस को आप क्या नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पाओगे अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो। बट हाउस प्रॉपर्टी एड के लॉस को और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चाहे आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया हो चाहे ना किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरी बात समझना, द कंडीशन ऑफ फाइलिंग रिटर्न और टाइम अवेलेबल ओनली ऑन द ईयर इन विच सच लॉस इनकर्ड, यह आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिस साल में आपको लॉस होता है उसी साल में आप टाइम पे भरोगे तब आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले साल में अगर आपने लेट भी भरा है और पिछले सालों का लॉस चला आ रहा है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं रहने वाली है। चलिए, अब बी लेटेड रिटर्न का बात करते हैं। सर बी लेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है ना, आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न भर रहे हो, बी लेटेड, अपने बोलते हैं ना बी लेटेड हैप्पी बर्थडे, वैसा वाला हैप्पी बर्थडे के बाद में अपन हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, वो वाला होता है। बी लेटेड रिटर्न का मतलब होता है आप रिटर्न भरने के ड्यू डेट के जाने के बाद आप रिटर्न भर रहे हो। तो ये सर कब तक भर सकते हो, इसमें दे रखा है कि आप इफ आरओआई नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट देन इट कैन बी फाइल्ड एट द टाइम ऑफ बिफोर द 3 मंथ एंड ऑफ द बिफोर द 3 मंथ प्रायर टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो आपका जो असेसमेंट ईयर का जो कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है उसके पिछले 3 महीने में आप क्या कर सकते हो, रिटर्न भर सकते हो। अब मेरी बात समझना, मैं क्या बोल गया, मेरे को खुद को पता नहीं लगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपका असेसमेंट ईयर है उसको खत्म होने से 3 महीने पहले तक आप क्या कर सकते हो, बी लेटेड रिटर्न भर सकते हो। यानी कि आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो उसका पिछला जो 3 महीने पहले क्या आएगा, 31 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, बी लेटेड रिटर्न आप भर सकते हो। देखो यहाँ यही लिखा है 31 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हो, बी लेटेड रिटर्न यहाँ पे भर सकते हो। बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर आएगा, वहां तक अपना आप क्या कर सकते हो, बी लेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो आपका देखो ड्यू डेट क्या रहता है इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई, आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरते हो तो आप क्या कर सकते हो, 31 दिसंबर तक भी आप रिटर्न भर सकते हो। पर सर 31 दिसंबर तक आप रिटर्न भरेंगे, मतलब ड्यू डेट के बाद में भर रहे हैं, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहेंगे, आप जो अपने यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये वाले लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज ये रहेगा आपके हाथ में। सेकंड, आपको वो ना इनकम बेस्ड डिडक्शन वो नहीं मिलेंगे, जो मैंने बताया ना ड्यू डेट तक आप फाइल नहीं करते तो आपको ये वाले डिडक्शन नहीं मिलते हैं, तो ये नहीं ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो बट आपको ये 2 चीजें यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। चलिए, और सर मान लीजिए हम बी लेटेड रिटर्न पे टाइम पे फाइल नहीं कर पाए, मतलब 30 दिसंबर तक हम फाइल नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, सीबीडीटी आपको कर सकती है। अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो आपको थोड़ा टाइम और अलाउड कर सकते हैं रिटर्न भरने के लिए, उसमें आपको कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहने वाली। अब एक पॉइंट आता है रिवाइज रिटर्न। आपने सर रिटर्न भर दिया, गलती से हमने गलत रिटर्न भर दिया, हमको रिटर्न को चेंज करना है, तो आप रिटर्न को हम क्या चेंज कर सकते हैं, आंसर इज यस, आप रिटर्न को चेंज कर सकते हैं। सर कब तक चेंज कर सकते हैं, बिफोर द 3 मंथ एंड बिफोर द 3 मंथ प्रायर टू एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब वही 31 दिसंबर तक आप चेंज कर सकते हैं, या फिर बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर आएगा, वहां तक आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न में आप चेंजेस कर सकते हैं, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए सर रिवाइज रिटर्न में क्या क्या मिलेगा अपन को, रिवाइज रिटर्न क्या करता है ना, रिवाइज रिटर्न सब कुछ चेंज कर देता है आपके रिटर्न में। रिवाइज रिटर्न रिप्लेस द ओरिजिनल रिटर्न इन द ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। डेट ऑफ फाइलिंग आपका वही रहेगा, मतलब आपने अगर 15 जुलाई को रिटर्न भर दिया है तो अगर आप रिवाइज करते हैं 15 दिसंबर को तो आपका फाइलिंग का डेट 15 जुलाई का ही रहेगा, बट उसके अंदर जो भी आप कंटेंट चेंज करोगे वो सारा कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा।
रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज मल्टीपल टाइम इनटू अबव टाइम लिमिट, मतलब 31 दिसंबर तक आप जितने चाहो उतनी बार आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या हुआ ना, आज अभी करना था कि मेरे को इनकम बताना है 7,02,000 रुपए, आपने बता दिया। कल आपका मन किया नहीं 7,15,100 बताते हैं, 7,15,100 कर दिया। कल आपका मन किया नहीं है 6,18,000 बताते हैं, 6,18,000 बता दिया। आप जितने चाहो उतनी बार इसको चेंज कर सकते हो, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला। एसएससी कैन एनहांस अमाउंट ऑफ लॉस बाय फाइलिंग रिवाइज रिटर्न, आप रिवाइज रिटर्न फाइल करके क्या कहते हैं, लॉस को बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर लॉस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपने कहा ना ड्यू डेट के बाद अगर आपने फाइल किया तो हम लॉस को कुछ छेड़ ही नहीं सकते, मतलब लॉस को अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अब मेरी बात समझना, अगर आपने रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कर दिया है तो मतलब आपने ड्यू डेट से पहले फाइल कर दिया है। अब रिवाइज रिटर्न में आप चाहो उतना लॉस बढ़ाओ घटाओ ना, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट आपको रिटर्न फर्स्ट टाइम जो आप रिटर्न भर रहे हो आपको ड्यू डेट से पहले पहले भरना पड़ेगा। रिटर्न कैन बी रिवाइज इवन आफ्टर रिसीविंग इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). 143(1) इज कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। आपका 143(1) का इंटीमेशन आ गया कि भाई आपने रिटर्न भरा वो सही भरा था या फिर गलत भरा था, या कुछ चेंज है जो भी आया आपके पास, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप टाइम लिमिट के अंदर अंदर हो तो मतलब 31 दिसंबर तक आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहने वाला है। सर रिटर्न के साथ साथ हमको क्या और इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी साथ में, अगर आपका ऑडिट नहीं होता है, एसएससी नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट, अगर आपका ऑडिट नहीं होता है तो डिटेल ऑफ एग्जाम्ड इनकम, आपका जो एग्जाम्ड इनकम है उसका डिटेल डालना पड़ेगा, एसेट का डिटेल डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट का आपको डिटेल डालना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड का अगर आपने होल्ड कर रखा उसका आपको डिटेल डालना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर कुछ भी आपने एक लिमिट से एक्सीड किए हैं उसका आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा। अगर आपका ऑडिट होता है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट डालना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल डालना पड़ेगा, नेम ऑफ पार्टनर मेंबर, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर तो आप फर्म का रिटर्न भर रहे हो तो उसके पार्टनर के नाम का शेयरिंग कितना है वगैरह सब आपको यहाँ पे डिटेल डालना रहेगा। चलिए अगला आता है डिफेक्टिव रिटर्न। सर डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है, डिफेक्टिव के नाम से पता लगता है डिफेक्टिव है मतलब खत्म गया काम से। इफ रिटर्न सेल बी कंसिडर्ड डिफेक्टिव, इफ उसका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा अगर ये कंडीशन उसमें से किसी में भी मिल जाती है, तो कौन सी, रिटर्न नॉट फाइल्ड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, मतलब रिटर्न क्या होता है, फॉर्म्स होते हैं, रिटर्न 1, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5। तो अगर आपने जो ITR 3 में आपका रिटर्न भरना था आपको, पर आपने ITR 4 में भर दिया, या फिर आपका ITR 1 में भरना था आपने ITR 3 या 4 भर दिया, तो आपने गलत फॉर्म में रिटर्न भर दिया है, तब आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। सेकंड, आपने टैक्स जो पे किया इनकम टैक्स उसका प्रूफ नहीं डाला आपने साथ में, तो भी आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट आपने नहीं डाली, अगर आपका ऑडिटेड है तो मतलब अगर आपका ऑडिट होना चाहिए बुक्स का, तो आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं डाली उसके साथ में, तो भी आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। एओ शेल इंटीमेट डिफेक्ट टू एसएससी, एओ एसएससी को डिफेक्ट बताएगा कि भाई आपने इसमें डिफेक्ट डाला है इस रिटर्न में, आपको ये डिफेक्टिव रिटर्न हम कंसिडर कर रहे हैं। गिव उसको अपॉर्चुनिटी देगा रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 15 डेज और एक्सटेंड टाइम, उसको 15 दिन में बोलेगा भाई तू एक काम करना, जो डिफेक्ट तूने किया है उसको सही कर दे, या फिर हम तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पे दे सकते हैं। रिटर्न नॉट रेक्टिफाइड विद इन 15 डेज देन कंसिडर्ड दैट रिटर्न वाज नॉट फाइल्ड, आपका रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगर मान लीजिए हमने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरा तो कुछ लेट फीस है क्या, कुछ लेट फीस है क्या, बिल्कुल लेट फीस है, कितना है, 5,000 रुपये आपका लेट फीस रहेगा, आपका लेट फीस रहेगा 5,000 रुपये। इफ टोटल इनकम नॉट एक्सीड ₹5 लाख देन लेट फीस विल बी 1,000 रुपीज। अगर आपका 5 लाख तक का ही इनकम है तो आपका लेट फीस 1,000 रुपये रहेगा, अदरवाइज आपका लेट फीस रहने वाला है 5,000 रुपये। चलिए अब बात करते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर का। देखो ये क्या होता है ना, कुछ कुछ लोगों को पैन नंबर लेना कंपलसरी है। किन किन लोगों को पैन नंबर लेना कंपलसरी है, फॉलोइंग पर्सन मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू अप्लाई पैन, उनको पैन नंबर अप्लाई करना ही पड़ेगा। एवरी पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, अपना रिटर्न भरना तो आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब आप रिटर्न भरते हो ना तो आपका आईडी पासवर्ड बनता है, पता है इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स का आईडी क्या होता है, आपका पैन नंबर होता है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं होता, आपके पास आईडी नहीं होगा तो आप रिटर्न भर ही नहीं सकते। अगर आप रिटर्न भरते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर आपको लेना पड़ेगा। और कब लेना पड़ेगा, जो आपका असेसमेंट ईयर है, मतलब आपका ड्यू डेट रहेगा 31 जुलाई रिटर्न का, तो आपको 31 मई तक आपको पैन नंबर यहाँ पे ले लेना पड़ेगा। सेकंड बात, अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन आप कैरी करते हो, अगर आपका टर्नओवर या ग्रोथ रिसीट 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर लेना पड़ेगा बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है मतलब 31 मार्च से पहले पहले आपको क्या लेना है, पैन नंबर यहाँ पे ले लेना है। रेजिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल enters into a financial transaction of an amount aggregate to rupees 2,50,000 or more in financial year, तो उसको 31 मार्च on or before 31st May immediately following the फाइनेंशियल ईयर, मतलब वो आपका असेसमेंट ईयर के 31 मई तक उसको पैन नंबर लेना रहेगा। फिर एवरी पर्सन हु इज ए डायरेक्टर, पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, प्रिंसिपल ऑफिसर, उसको भी 31 मई से पहले पहले क्या लेना होगा, अपना पैन नंबर लेना होगा असेसमेंट ईयर के।
फिर बात करते हैं एवरी पर्सन हु डिपॉजिट विड्रॉ ₹20 लाख और मोर फ्रॉम द बैंक। बैंक में 20 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करता है या उससे विड्रॉ करता है 20 लाख से ज्यादा, कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ करता है, पोस्ट ऑफिस में करता है, तो उसको 7 दिन पहले, इस ट्रांजेक्शन से जस्ट 7 दिन पहले उसको पैन नंबर ले लेना चाहिए। ये बोलता है अपना प्रोविजन। एवरी पर्सन हु ओपन करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट विथ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एटलीस्ट 7 डेज बिफोर ओपनिंग सच अकाउंट, इस अकाउंट को ओपन करने के 7 दिन पहले पहले क्या ले लेगा, वो अपना पैन नंबर ले लेगा। सर ये पैन नंबर का करना क्या है? अब देखो मेरी बात समझना, आपके पास जो पेन होगा ना, आपको कहाँ कहाँ पैन कोड करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, अपने रिटर्न में पैन कोड करना पड़ेगा, आपने जो भी पेमेंट कर रहे हो चालान वगैरह उसमें आपको पैन नंबर कोड करना पड़ेगा, और कुछ प्रेस्क्राइब ट्रांजेक्शन है वहां पे आपको अपना पैन नंबर देना रहेगा। सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमारे प्रेस्क्राइब रहने वाले हैं? अब मेरी बात समझना, अगर आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो या सेल करते हो अदर देन 2 व्हीलर, तो आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा। या फिर आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अपने पास लेते हो तो उसका आपको, उसके लिए आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर आप होटल में 50,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट करते हो तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप डीमेट अकाउंट खोलते हो तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। ये लिस्ट लंबी चौड़ी है, आपके पास उसको पढ़ लेना। ये यहाँ पे सीधा सिंपल इतना लिखा है कहाँ कहाँ आपको पैन नंबर देना रहेगा अपना, कहाँ कहाँ अपना आपको पैन नंबर देना रहेगा। पेमेंट फॉर ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टू परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आप कैश में उसको 50,000 ज्यादा पेमेंट करते हो और क्या कहते हो मेरे को फॉरेन करेंसी दे दे, तो वहां पे आपको अपना पैन नंबर देना रहेगा। पेमेंट टू म्यूचुअल फंड फॉर यूनिट और टू ए बॉडी कॉर्पोरेट और आरबीआई फॉर डिबेंचर और बॉन्ड मोर देन ₹50,000, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पैन नंबर देना रहेगा। डिपॉजिट विद बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, आप वहां पे डिपॉजिट करवाते हो मोर देन 50,000 इन कैश, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैन नंबर अपना वहां पे देना रहेगा। टाइम डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, निधि कंपनी में या फिर एनबीएफसी में 50,000 से ज्यादा और एग्रीगेट मोर देन 5 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपने 50,000 से तो कम किया है ट्रांजेक्शन, और पूरे साल में मिला के 5 लाख से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पैन नंबर अपना देना रहेगा। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आप पेमेंट करते हैं 50,000 से ज्यादा पूरे साल में, तो भी आपको वहाँ पे पैन नंबर देना रहेगा। एलआईसी में अगर आप सेल करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो 10 लाख से उसका ज्यादा वैल्यू है, तभी आपको वहाँ पे पैन नंबर अपना देना रहेगा। अगर आप सेल करते हो अनलिस्टेड शेयर्स को जिनका वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको पैन नंबर वहाँ पे अपना जमा करवाना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन में पैन नंबर अपना कोड करना पड़ेगा। अगर आप सेल करते हो या परचेज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन ₹2 लाख पर ट्रांजेक्शन, अगर आप पर ट्रांजेक्शन आपका 2 लाख से ज्यादा क्या होता है, सेल और परचेज होता है गुड्स का, तो आपको वहां पे पैन नंबर अपना सबमिट करना रहेगा। अब ध्यान रखना सर हमारे पास पैन नंबर नहीं है तो क्या हम आधार नंबर दे सकते हैं? आंसर इज यस, आप आधार नंबर दे सकते हैं और आपका मान लिया जाएगा कि आपने पैन के लिए अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे इफ एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू कोड पैन बट ही इज नॉट हैविंग पैन देन ही कैन कोड आधार इंस्टेंट ऑफ पैन, then it consider that he applied for PAN and department allowed the PAN without any documentation and fees, बिना फीस और किसी डॉक्यूमेंट के उसको पैन नंबर अपलोड कर देगा। फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139A एसएससी हैज बीन पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 272B ₹10,000 पर डिफॉल्ट। ध्यान रखना यहाँ पर अगर आपने पैन नंबर कोड नहीं किया ना, तो हर डिफॉल्ट का 10,000 रुपये आपका लेट फीस लग जाएगा। अगर माइनर के पास पैन नंबर नहीं है तो उसके गार्जियन या उसके पेरेंट का आप क्या कर सकते हो, पैन कोड कर सकते हो। If any person not having PAN number and he entered in transaction specified in this rule, मतलब जो ट्रांजेक्शन दिया ना अपन को यहाँ पे, इन ट्रांजेक्शन में वो क्या करता है, एंटर करता है, उसके पास पैन नंबर नहीं है, तो वो क्या करेगा ना, फॉर्म 60 में क्या करेगा, डिक्लेरेशन दे देगा कि मेरे पास अभी पैन नंबर नहीं है और मैंने पैन के लिए अप्लाई कर रखा है। कोटिंग ऑफ आधार नंबर, आपको आधार नंबर कहाँ कहाँ डालने रहेंगे? कोटिंग ऑफ आधार नंबर इज मैंडेटरी इन द एप्लीकेशन फॉर्म द अलॉटमेंट ऑफ पैन, अगर आपको पैन अलॉट करना है तो आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा वहाँ पे। एंड इन द रिटर्न ऑफ इनकम, आपको आरआई में भी क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। पहले क्या होता था ना कि आधार नंबर आपके पास नहीं है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, वहाँ पे आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दो आधार के, बट ये क्या है ना, अभी से ओमिट कर दिया गया है, अभी इसको ओमिट कर दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया ना, 1 अक्टूबर 2024 से क्या किया है, इफ एनी पर्सन अप्लाइड फॉर पैन ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी, मतलब आपका आधार भी बन रहा है और आपने साथ साथ में पैन का एप्लीकेशन लगा दिया, वहाँ पे आपने एनरोलमेंट आईडी डाल दिया कि मेरा आधार बनने गया है और मेरा एनरोलमेंट आईडी ये है, देन ही इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू इंटीमेट हिज आधार नंबर इन प्रेस्क्राइब मैनर, उसको आधार नंबर वहाँ पे देना रहेगा उसको, मतलब अगर वो एनरोलमेंट आईडी नहीं डालेगा तो भी चलेगा, जब उसका आधार नंबर आ जाए तो उसको आधार नंबर वहाँ पे मैंडेटरीली एक फॉर्म में डाल के उसको भेजना पड़ेगा वहाँ पे। दिस प्रोविजन नॉट अप्लाई ऑन फॉलोइंग पर्संस, ये प्रोविजन आपको आधार और पैन है ना जो कोड करने पड़ते हैं, ये किस किस के केस में आपको नहीं लगने वाले। अगर कोई पर्सन कहाँ रेजिडेंट है, जम्मू कश्मीर में है, मेघालय में है, आसाम में है, या फिर नॉन रेजिडेंट है या नॉन सिटीजन है इंडिया का, या फिर पर्सन ऐसा है जो 80 साल से ऊपर है, उससे क्या पैन आधार मांगोगे यार, जो 80 से ऊपर है मतलब वो सबसे ऊपर है, उससे पैन आधार मांगने का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रहता है। चलिए अगला पॉइंट आता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ये क्या होता है ना, जो आपका रिटर्न भरता है,
सर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कौन बन सकता है? एनी पर्सन हु हेल्ड बैचलर्स डिग्री, जिसके पास बैचलर का डिग्री मतलब बीकॉम वगैरह का डिग्री है उसके पास, फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और पास्ड इंटर एग्जाम ऑफ ICAI, ICSI, ICWAI कैन बिकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। मतलब आपका टैक्स रिटर्न भर सकता है वो। कौन कर सकता है? या तो उसके पास बैचलर्स का डिग्री मतलब बीकॉम वगैरह है उसके पास, या फिर उसके पास उसने क्या किया ना, CA का, CS का या CMA का इंटर एग्जाम उसने क्लियर किया है, तो वो आपका रिटर्न भर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल और अचीव विच नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ऑडिट, जिसको ऑडिट करवाने का जरूरत नहीं है, वो अपना टैक्स रिटर्न प्रिपेयर से रिटर्न भरवा सकते हैं। देन कैन बी प्रिपेयर्ड दे रिटर्न फ्रॉम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। CA, legal practitioner, officer of bank in which individual achieve maintain their account or employee of such individual achieve cannot be appointed as tax return preparer। मतलब CA वगैरह आपका ये काम नहीं कर सकते हैं। अब सर ध्यान रखना, रिटर्न में क्या होता है ना कि रिटर्न आप जब फाइल करते हो उसके बाद जो आपका रिटर्न का जो मेन ओनर है वो उसको वेरीफाई करता है कि भाई रिटर्न में आपने डाला वो सही है नहीं है। अगर रियल लाइफ की प्रैक्टिस बताऊं तो जो रिटर्न भरता है वही वेरीफाई कर देता है उसको। बट यहाँ पे दे रखा है कि आपका रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा। अगर आप इंडिविजुअल का रिटर्न भरते हैं तो इंडिविजुअल खुद उसका वेरिफिकेशन करेगा, या अगर वो अनसाउंड माइंड वगैरह का बंदा है तो कोई कंपेटेंट पर्सन है उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा, उस रिटर्न को वेरीफाई करने वाला है। एचओ के केस में करता है या फिर उसका कोई भी एडल्ट मेंबर उसको रिटर्न को वेरीफाई करेगा। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर अदर डायरेक्टर, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो अदर डायरेक्टर या फिर RP, IRP, लिक्विडेटर, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है या फिर IBC में चली गई है कंपनी, तो आपका RP और IRP क्या करेगा ना, आपका रिटर्न क्या करने वाला है, वेरीफाई करने वाला है। चलिए पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो मैनेजिंग पार्टनर या फिर कोई भी अडल्ट पार्टनर, अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो। LLP की बात करें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर अदर पार्टनर, RP, IRP या फिर लिक्विडेटर भी आपका कर सकता है, रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है अगर आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो। लोकल अथॉरिटी की बात करें या फिर अदर एसोसिएशन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफिसर या फिर मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन इफ नो प्रिंसिपल ऑफिसर देयर। अगर वहां पे प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं है तो कोई भी दूसरा मेंबर उसका क्या कर सकता है, उसको रिटर्न को वेरीफाई कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपका क्या करेगा, रिटर्न को वेरीफाई करने वाला है। और एनी अदर पर्सन के केस में आपका कंपेटेंट पर्सन आपका रिटर्न को वेरीफाई यहाँ पे करने वाला है। सेल्फ असेसमेंट का बात करते हैं। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है इट इज टैक्स कैलकुलेटेड बाय SSC, मतलब आप खुद अपना असेसमेंट कर रहे हो, मैंने कितना इनकम कमाया है, कितना उस पर टैक्स आ रहा है, और आप खुद क्या करते हो, रिटर्न भर देते हो, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। आपने खुद का असेसमेंट आपने खुद ने किया, खुद ने आपने टैक्स निकाल दिया, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। इट इज टैक्स कैलकुलेटेड बाय हिमसेल्फ ऑन देयर इनकम एंड पेड टू गवर्नमेंट, मतलब खुद अपना असेसमेंट करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा आफ्टर कंसिडरिंग एडवांस टैक्स, TDS, TCS मींस टैक्स ऑलरेडी पेड और डिडक्टेड। चलिए अब बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट पॉइंट का, इसका नाम है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न मतलब क्या होता है ना, आप रिटर्न पहले आपने रिटर्न नहीं भरा या फिर आपने जो भरा वो थोड़ा आपको अलग लग रहा है, आपको रिटर्न वापस चेंज करना है अपना, तो पता है बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर के बाद अगर रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। 31 दिसंबर के बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो भरो चाहे तो आप मत भरो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अपडेटेड रिटर्न कब तक भर सकते हैं अपन, जो आपका ईयर है, जिस ईयर का आप रिटर्न भरना चाहते हो उसके असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 24 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन विद इन 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब क्या होगा ना, अगर अपन 23-24 की बात करें, अगर अपन 23-24 का बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अपन बात करते हैं, तो इसका असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट होगा, इसका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा 24-25 में, यानी कि 31 मार्च 25 में इसका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा। वहां से 24 महीने यानी कि 31 मार्च 2027 तक आप क्या कर सकते हो, अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। चलिए सर अपडेटेड रिटर्न में क्या होता है ना, आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। तो कैसे करना पड़ेगा अपन आगे पढ़ेंगे, अब मेरी बात समझना। सर अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल फॉर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अपडेटेड रिटर्न कौन कौन नहीं भर सकता, अगर कोई बंदा क्या कहता है ना, मेरे को अपना रिटर्न ऑफ लॉस भरना है, मेरे को लॉस डिक्लेयर करने के लिए मेरे को अपडेटेड रिटर्न भरना है, तो आप वहां पे नहीं भर सकते। अपडेटेड रिटर्न में आप लॉस नहीं भर सकते, मतलब आपको सिर्फ टैक्स पे करना है तब आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। आप लॉस डिक्लेयर नहीं कर सकते, अपने इनकम को कम नहीं कर सकते, ओनली आप इनकम को बढ़ा सकते हो, टैक्स को बढ़ा सकते हो, तभी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए आपसे अपडेटेड रिटर्न फाइल करती है। इसको मार्केट में क्या बोलते हैं, यू रिटर्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको मार्केट में, इसको बोलते हैं यू रिटर्न। ठीक है, अब मेरी बात समझना, आप क्या नहीं कर सकते ना, इफ रिजल्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न इज
इंक्रीज इन द रिफंड, अगर आपका रिफंड ज़्यादा हो रहा है तो आपको अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। या फिर आपका इनकम में डिक्रीजन हो रहा है, अपडेटेड रिटर्न फाइल्ड ऑलरेडी फाइल्ड, मतलब आपने पहले ही उसका अपडेटेड रिटर्न भर दिया है उस साल का, अब वापस अपडेटेड रिटर्न और भरना चाहते हो, नहीं भर सकते, या आप एक ही बार भर सकते हो एक साल के लिए। और क्या आपको प्रोसीडिंग पेंडिंग है, इनकम टैक्स में आपको प्रोसीडिंग चल रही है, आपका कोई केस वगैरह चल रहा है, आपका कोई नोटिस वगैरह आया हुआ है उस साल के लिए, और आप क्या करो अपडेटेड रिटर्न फाइल करो, तो आप नहीं कर सकते जब तक वो प्रोसीडिंग कंप्लीट ना हो। अब मेरी बात समझना, ये वाला पॉइंट आप क्या करते हो, सीए इंटर लेवल पे आप छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें आपको, और ये भी आप छोड़ो तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं रहने वाला है। अब देखो क्या लिखा आगे, इफ ड्यू टू अपडेटेड रिटर्न कैरिड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज रिड्यूस्ड फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर देन रिटर्न ऑफ दैट प्रीवियस ईयर आल्सो बी फर्निश्ड। मतलब आपके किसी साल का, मतलब आपने इस साल का रिटर्न भरा अपडेटेड वाला, आपका अगले साल का क्या हो रहा है ना, उसकी वजह से आपका थोड़ा प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका लॉस कम हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड जो हो रहा है, तो आपको अगले साल का भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पहले किया क्या ना, 2023-24 में आपने क्या किया ना, जो आपने इनकम बताया, जो आपने लॉस बताया था, जो आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वो था 5 लाख रुपए। अब आपने अपडेटेड रिटर्न भरा, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 4 लाख हो रहा है, तो इसकी वजह से पता ना आपको अगले साल में जो सेटअप हुआ लॉस आपका, उसमें भी फर्क पड़ेगा, तो आपको अगले साल का भी आपको अपडेटेड रिटर्न यहाँ पे फाइल करना रहेगा। सर अपडेटेड रिटर्न में जो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न कितना पे करना पड़ेगा, तो आपका जो नॉर्मल टैक्स आएगा वो तो आपको पे करना ही है, प्लस आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा यहाँ पे। सर एडिशनल टैक्स कितना होता है, अब मेरी बात समझना, अगर आप क्या करते हो ना, मैंने कहा ना 24 महीने तक आप रिटर्न भर सकते हो, मतलब जो असेसमेंट ईयर का कंप्लीट होगा वहां से आप 24 महीने के अंदर आप क्या रिटर्न भर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, अभी एक तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिटर्न भर सकते हो, क्योंकि इसका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है 31 मार्च 2024 में, वहां से अगर 24 महीने देखे तो 31 मार्च 2026 होता है, जो अभी तक अपने पास आया नहीं है, तो यहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं, इसका अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और एक अपन फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, इसका डेट होगा 31 मार्च 2025, और यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा 31 मार्च 2027, राइट। तो इन दो का अपन क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का डेट चला गया है, इसका डेट था लास्ट 31 दिसंबर 2024, वो चला जा चुका है, ठीक है। तो इनका अपन क्या कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न अपने यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप क्या करते हैं ना, इस साल का फाइल करते हैं, तो ये तो अपन पता है अभी 24 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर फाइल कर रहे हैं, इसका जो एंड खत्म हुआ साल, उसके पहले 12 महीने के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं। तो आपको जितना भी टैक्स आएगा ना, जितना भी इस पे टैक्स आएगा आपके रिटर्न पे, उस पर आपको +25% आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इस पे जो नॉर्मल टैक्स आएगा, नॉर्मल जो टैक्स आएगा उस पर आपको +25% ऑफ दिस टैक्स आपको और पे करना पड़ेगा। अगर आप क्या करते हैं ना 22-23 का भरते हैं, अगर आप 22-23 का भरते हैं तो आप 24 महीने के अंदर भर रहे हैं, मतलब 12 महीने के बाद में भर रहे हैं इसको, ईयर एंड होने के, मतलब इसका ईयर एंड कब होता है, 12 महीना 31 मार्च 2025 होता है, उसके भी आप बाद में भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्स आएगा उसका प्लस आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो क्या लिखा है, इफ अपडेटेड रिटर्न आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अवेलेबल अंडर सेक्शन 139(4)(5), कौन सा वाला है वो है अपना रिवाइज रिटर्न वाला, राइट। और 31 दिसंबर से आपको बाद में रिटर्न भरते हो, बट आप बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर को कंप्लीट होने के 12 महीने के अंदर आप रिटर्न भर देते हो, तो आपको 25% ऑफ टैक्स पेबल का एक्स्ट्रा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब जो रिटर्न में आपको नॉर्मल टैक्स आएगा उससे आपको 25% और टैक्स पे करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस और इंटरेस्ट भी साथ में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे 22-23 नहीं करना है आपको, यहाँ पे करना है 23-24, राइट। और यहाँ पे अपन कर देंगे 22-23, क्योंकि ये टाइम अभी जा चुका है अपने लिए। इफ अपडेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ, इफ अपडेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ, अगर 12 महीने के खत्म होने के बाद अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हो, तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो आपको जो टैक्स आएगा, टैक्स पेबल आएगा, उसका 50% आपको एक्स्ट्रा और टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा, तो फॉर्मेट आपका रहने वाला है, अगर मान लीजिए आपने पहले रिटर्न नहीं भरा है कभी, मतलब आपने पैसे साल में रिटर्न नहीं भरा है, अब आप क्या कर रहे हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आप टोटल टैक्स पे करोगे जितना भी आपका आएगा, उसमें टीडीएस वगैरह आप लेस कर दोगे जो आपको पहले कटा हुआ है, और आपको कोई रिलीफ मिलता है 89 वगैरह का वो आप लेस कर दोगे, मेट एएमटी का क्रेडिट मिलता है वो आप लेस कर दोगे, और आपने कोई एडवांस टैक्स वगैरह पे किया सब लेस कर दोगे। अब जो आपको बैलेंस बचेगा उसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे अगर आपको लगता है तो, और एडिशनल टैक्स जो आप पे करोगे ना 25% और 50% वो आप ऐड कर दोगे, और लेट फीस वगैरह आप ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, अगर आपने पहले रिटर्न भर रखा है, अगर आपने पहले रिटर्न भर रखा है, तो आप क्या करोगे, बैलेंस पेबल निकालोगे, भाई पहले कितना भर दिया, अभी कितना बढ़ना चाहिए था, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, उसमें से आप क्या करोगे ना,
आपने जो पहले टैक्स पे कर दिया, अभी जो अपडेटेड आपने टैक्स निकाल दिया उसमें जो पहले टैक्स पे कर दिया वो लेस कर दोगे, और फिर जो इंटरेस्ट वगैरह कुछ आता है जो एक्स्ट्रा टैक्स पे आएगा वो आप क्या कर दोगे इसमें ऐड कर दोगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स आ जाएगा, इसमें आप एडिशनल टैक्स पे ऐड कर दोगे, लेट फीस वगैरह ऐड कर दोगे अगर अप्लीकेबल होती है तो, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स पेबल यहाँ पे आ जाएगा। इसी के साथ आपका क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर खत्म होता है। इसी के साथ आपका रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए अपना एक यहाँ छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलिए एप्लीकेबल किस पे होता है सर AMT, ऑल एसेसेस पे कवर होता है एक्सेप्ट कंपनीज पे, क्योंकि कंपनीज पे आपका मैट लगता है, AMT नहीं लगता। मैट अपन पढ़ेंगे CA फाइनल में, अभी अपन को AMT पढ़ना है। कंपनी को छोड़ के सारे एसेसेस पे आपका AMT लगता है। सर AMT क्या होता है ना कि आपको इतना मिनिमम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि आपका जो भी टैक्स आ रहा है आपकी इनकम पे, कम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना मिनिमम टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आपको AMT कैसे निकालना है, आप नॉर्मल प्रोविजन से अपना टैक्स निकालोगे और अपने एडजस्टेड टोटल इनकम का आप 18.5% ले लोगे। आपने एडजस्टेड टोटल इनकम का आप क्या ले लोगे, 18.5% ले लोगे। तो जो 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम है, मतलब इसको बोल देंगे हम ATI बोल देंगे हम, ठीक है। ATI का जो 18.5% है उसको बोलते हैं AMT, इसको अपन बोलते हैं AMT, राइट। तो आपका नॉर्मल प्रोविजन से क्या टैक्स आया और जो आपका AMT आता है, विच एवरेज जो हायर आएगा ना, विच एवरेज जो हायर आएगा उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना सर, आपकी यूनिट जो है, आपका जो बिजनेस है अगर IFSC में लोकेटेड है, अगर आपका बिजनेस अगर आप IFSC में लोकेटेड है, या फिर आपका जो भी इनकम हो रहा है वो आप किससे ड्राइव कर रहे हो, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपका AMT का रेट 9% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 18.5%, ठीक है। इन दोनों में से जो हायर आएगा उतना आपको टैक्स पे करना रहेगा। अगर सर, अब ध्यान रखना आपको सरचार्ज और सेस भी लगेगा, जो आपको सरचार्ज सेस लगेगा ना, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा 10%, 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 15%, तो आपको सरचार्ज भी वहां पे लगने वाला है और सेस भी आपको लगेगा। और यहाँ पे आप है ना मेट से हटा के AMT कर लोगे, राइट। मेट से हटा के यहाँ पे AMT कर लोगे। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आपका AMT का रेट यहाँ पे 18.5% नहीं रहेगा, आपका AMT का रेट रहने वाला है 15% यहाँ पे AMT का आपका रेट रहने वाला है। सर एडजस्टेड टोटल इनकम अपन कैसे निकालने वाले हैं, देखो कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम आप कैसे निकालने वाले हो, तो आप क्या करोगे, जब नॉर्मल प्रोविजन से जो इनकम टैक्स के प्रोविजन से जो आपका इनकम आता है वो आप ले लोगे, उसमें आप ऐड कर दोगे 10AA का अगर आपने डिडक्शन लिया है तो उसको आप ऐड कर दोगे, 35AD का अगर आपने डिडक्शन लिया है तो उसको आप ऐड कर दोगे, और अगर आपने 80 IA to 80 RRB का कोई भी डिडक्शन लिया है एक्सेप्ट 80P को छोड़ के, तो आप उसको भी क्या कर दोगे, वापस आप ऐड कर दोगे, तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगा। उसमें से आप लेस कर दोगे, अगर 35AD का अगर आप डिडक्शन नहीं लेते उस एसेट पे तो उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, तो आप डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगा। अदर पॉइंट्स की बात करते हैं तो प्रोविजन ऑफ एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B, C इज आल्सो एप्लीकेबल, ये भी आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। AMT नॉट एप्लीकेबल ऑन SSC, किन किन SSC पे आपका AMT लगेगा ही नहीं, अगर जिनका वो क्या करते हैं ऑप्ट करते हैं 115 BAC ऑप्ट करते हैं या 115 BA ऑप्ट करते हैं इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप ये ऑप्ट करते हो सेक्शंस को तो आपको AMT नहीं लगता है। ये अपन ने जब 115 BAC पढ़ा था मैंने आपको बताया था। और अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है तो आपको AMT नहीं लगेगा। अगर आप क्या करते हो ना, ये डिडक्शन क्लेम ही नहीं करते हो, देखो मेरी बात सुनो, अगर आप ये डिडक्शन क्लेम ही नहीं करोगे तो आपका जो इनकम है इनकम टैक्स के हिसाब से और जो ATI है आपका सेम ही होने वाला है, तो आपके ऊपर फिर क्या नहीं लगेगा, आपका AMT आप पे नहीं लगेगा। यहाँ पे नॉट क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, 35AD, 80IA2, 80RRB अगर आप डिडक्शन क्लेम नहीं करते हो तो आप पे AMT यहाँ पे नहीं लगने वाला है एक्सेप्ट 80P वाला। सर ये AMT क्रेडिट क्या होता है, तो एक नया पॉइंट आया अपने पास, AMT क्रेडिट। ये क्या होता है ना, देखो क्या होता है, अपन यहाँ पे बात करते हैं AMT क्रेडिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इस साल में नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स कितना आया, वो आया आपका 2 लाख रुपए, वो आया आपका 2 लाख रुपए, और जो आपका 18.5% ऑफ ATI जितना आया, जो आपका AMT आया वो आया आपका 3.5 लाख रुपए। तो आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, विच एवर इज हायर, यानी कि आपको 3.5 लाख रुपए टैक्स पे करना है। पर आपने नॉर्मल प्रोविजन से 1.5 लाख रुपए ज्यादा पे किया है, आपने ज्यादा पे किया है, इसको बोलते हैं आपका, जो आपने ज्यादा पे किया उसको बोलते हैं AMT क्रेडिट, इसको अपन बोलते हैं AMT क्रेडिट। तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 लाख का आपका AMT क्रेडिट बन जाएगा। अब अगले साल में क्या हुआ ना, आपका अगले साल में क्या हुआ कि आपका जो टैक्स आया ना नॉर्मल प्रोविजन से, वो आपके पास टैक्स आया था 4.5 लाख रुपए, और आपका AMT जो आया 18.5% वो आया आपका 3.5 लाख रुपए। तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स विच एवर इज हायर, यानी कि आपको 4.5 लाख यहाँ पे करना पड़ेगा।
बट जो आपका AMT क्रेडिट पहले पड़ा हुआ था 1.5 लाख का, उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो 4.5 लाख में से आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप 1 लाख यहाँ से हटा सकते हो। 1.5 लाख, सॉरी, यहाँ 1.5 लाख क्या लगता है, आप क्रेडिट यहाँ पे ले सकते हो। और आपको यहाँ पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ 3 लाख के टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो क्या लिखा है, वेन AMT इज मोर देन नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल इनकम टैक्स से ज्यादा होगा AMT आपका, देन एक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज AMT क्रेडिट। एग्जाम्पल, AMT ऑन द ATI इज ₹15 करोड़ और टैक्स और इस पर नॉर्मल प्रोविजन कितना है आपका 12 करोड़ रुपए है, तो आपका 3 करोड़ का AMT क्रेडिट यहाँ पे बन जाएगा। AMT क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक आप उसको सेटअप कर सकते हो आगे और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। AMT क्रेडिट सेट ऑफ इन द ईयर इन विच नॉर्मल टैक्स इज हायर देन AMT, AMT से जिस साल में आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा उस साल में आप कर सकते हो AMT क्रेडिट को आप एडजस्ट कर सकते हो। आप एक कंटिन्यू करते हैं उस एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपका AMT कितना 8 करोड़ रुपए और आपका नॉर्मल टैक्स कितना आया 13 करोड़ रुपए आ गया, तो आप क्या करोगे ना, आप कितना टैक्स पे करोगे, तो आपको 13 पे करना पड़ेगा, पता है आपको। तो 13 में से आप क्या करोगे, जो 3 करोड़ का आपका AMT क्रेडिट पहले पड़ा था उसको आप लेस कर दोगे, अब जो बचा है वो आपको अमाउंट क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ आके आपका AMT का पोर्शन भी खत्म हो जाता है, यहाँ आके आपका AMT भी कंप्लीट होता है और यहाँ पे आके अपना ये सारे रिविजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप मन लगा के पढ़िए, एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी पास में आ रहे हैं और एग्जाम में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर परफॉर्मेंस आपको देना चाहिए और आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए एग्जाम से पहले यहाँ पे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।